हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप एक भी वीडियो ना मिस करें। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान प्रश्न का भाग 2। भाग 1 में जो है हमने देखे थे क्वेश्चन, यहाँ पर उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए भाग 2 हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें जो है सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज में, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि मध्य प्रदेश पुलिस, एमपीपीएससी या फिर व्यापम का कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध रहेगा। तो मैं ब्रजेश आपको डेली यहाँ पर 3 बजे एमसीक्यूज की सीरीज लेके आता हूँ, तो आप जुड़ जाइए चैनल से और यहाँ पर हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आप जाकर जो है एमपीपीएससी का फ्री जो है टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जहां पर जाकर जो है आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमको देखने को मिल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन ये देखने को मिल रहा है कि सिद्ध बाबा पहाड़ी किस पठार पर स्थित है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि सिद्ध बाबा की चोटी, क्या सिद्ध बाबा की चोटी भी पूछा जाता है कि उसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी हाइट पे है और कहां पर है। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी है यहाँ पर बघेलखंड, ऑप्शन सी है यहाँ पर सतपुड़ा और ऑप्शन डी की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी देखने को मिल रहा है हमको रीवा पन्ना। ठीक है, तो मेनली जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमारा मध्य प्रदेश है, अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर मैं आपको मैप बनाकर दिखाऊं कि मध्य प्रदेश का जो मैप है, मैप रीडिंग, जैसा कि मैं हर मैप आपको हर वीडियो में यहाँ पर बताता हूँ कि मैप रीडिंग आपको मतलब मैप याद होना चाहिए। रीडिंग क्या, मैप आपको जो है एमपी का मैप याद होना चाहिए कि कैसा कहाँ, इस तरीके से कुछ हमारा मध्य प्रदेश का मैप है। तो इसमें अगर आप पठारों को विभाजित करोगे तो ये वाला हिस्सा क्या आता है, ये वाला हिस्सा आता है हमारा बुंदेलखंड। ठीक है, क्या आता है, बुंदेलखंड, तो इसको बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। इधर अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है मालवा, मालवा का पठार। ये हो जाता है हमारा मध्य भारत, मध्य भारत का पठार। इधर हो जाती है क्या, नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। यहाँ पर नीचे हो जाता है सतपुड़ा और ये वाला हिस्सा इतना सा हो जाता है पन्ना, यानी कि रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना। और ये वाला हिस्सा जो बचता है, ये वाला क्या हो जाता है, बघेलखंड। क्या हो जाता है, बघेलखंड, बघेलखंड का पठार। तो ये मैंने पूरा आपको बताया। तो इसमें जो है सिद्ध बाबा की चोटी कहां पर आती है, तो इसमें जो सिद्ध बाबा की चोटी आती है वो आती है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है हमारा, यानी कि बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार भैया, बुंदेलखंड का पठार। तो सिद्ध बाबा की जो पहाड़ी है वो आपको देखने को कहां पर मिल जाएगी, बुंदेलखंड के पठार में देखने को मिल जाएगी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1172 मीटर आपको देखने को मिल जाएगी, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित है। और जो इस पठार की सर्वोच्च चोटी आपको देखने को मिलेगी। तो मेनली क्या है कि बुंदेलखंड का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची या सर्वोच्च चोटी जो पूछी जाएगी तो वो आपको लगाना है सिद्ध बाबा। क्या लगाना है भैया, सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा की यहाँ पर चोटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज यहाँ पर हो जाती है। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि सतपुड़ा में कौन सी है, तो धूपगढ़ की चोटी है ना, कौन सी, धूपगढ़ की चोटी, जो कि उसकी कितना है, 1350 मीटर उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये एमपी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है, हमको क्या देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग, कौन सा युग भैया, गोंडवाना युग की चट्टानें किस क्षेत्र में मिलती हैं। तो गोंडवाना युग की चट्टानों की बात की जा रही है और किस क्षेत्र में देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए है यहाँ पर सतपुड़ा क्षेत्र, ऑप्शन बी है हमारा मध्य भारत का क्षेत्र, ऑप्शन सी है मालवा का क्षेत्र, ऑप्शन डी है बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो गोंडवाना लैंड की बात की जा रही है, गोंडवाना युग की बात की जा रही है। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा, अगेन आप मैप में अगर देखोगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कहां पर, सतपुड़ा क्षेत्र में। तो जो नीचे का हिस्सा है ये नर्मदा हो गई, ये क्या हो गई, नर्मदा नदी हो गई, और नर्मदा के नीचे आपको मिलेगा सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी आपको देखने को मिल जाएगी। तो सतपुड़ा श्रेणी जो देखने को मिलेगी वहां पर आपको देखने को मिलेगा गोंडवाना युग की चट्टानें। तो मध्य प्रदेश की अगर भू संरचना आध महाकल्प है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की भू संरचना कैसी है, तो आपको यहाँ पर लगाना है आध महाकल्प। तो आध महाकल्प शैल समूह के आसपास, किस कहां पर, आध महाकाल शैल समूह के आसपास हुई मानी जाती है। प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें जो आपको देखने को मिलेंगी सतपुड़ा तथा बघेलखंड के पठार में मिलती है। तो मेनली जो है यहाँ पर ऑप्शन में बघेलखंड था नहीं, ऑप्शन में हमारे पास सतपुड़ा क्षेत्र था। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सतपुड़ा, सतपुड़ा क्षेत्र यहाँ का राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं, आगे जो है हमारे पास की मध्य प्रदेश का नामकरण
मध्य प्रदेश का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, यानी कि पूछा जा रहा है जो हमारा मध्य प्रदेश है जिसका गठन आपको पता होगा 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर हुआ था और नवनिर्मित 2000 है जब छत्तीसगढ़ यहाँ पर अलग हुआ था। तो पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया। ऑप्शन ए है पट्टाभी सीतारमैया है क्या, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल, और यहाँ पर जो डी में बात की जा रही कुंजीलाल दुबे जी हैं। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सही आंसर हो जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के जो है कहां पर है, देश के मध्य में स्थित है, हृदय प्रदेश भी बोला जाता है, अतः इसे मध्य प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। और प्रदेश का यह नाम भारत के प्रथम कौन से फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी को आप ये आंसर पता नहीं होगा, मतलब पता होगा सॉरी, और जिसको ये आंसर नहीं पता है ना, जिसको ये आंसर नहीं पता है तो मतलब आप बहुत ही लो लेवल की आपकी तैयारी है, या तो पहली बार आप तैयारी कर रहे हो। तो कोई बात नहीं, इसीलिए जो है हम इस सीरीज में बेसिक से पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। बच्चा जिसने आज पहली बार ये वीडियो देख रहा हो, पहली बार आज से ही सोचा हो कि बैठते हैं चलो हम स्टार्ट करते हैं तैयारी, तो वहां से भी कारगर सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्न में से किसकी सीमा धार जिले से नहीं लगती। क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी सीमा है जिसकी सीमा, मतलब कौन सा ऐसा इसमें से जो अपना जिला है जिसकी सीमा धार जिले से नहीं लगती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, धार जिले की बात की जा रही है। तो चलिए मध्य प्रदेश का मैप बनाकर हम यहाँ पर समझते हैं कि मध्य प्रदेश के मैप में धार कहाँ पर है, उससे कौन कौन से जिले यहाँ पर टच है। तो ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आपको मैप पूरा याद हो मध्य प्रदेश का। तो देखिए कुछ हम रफ में जो है यहाँ पर हम बना रहे हैं एमपी का, अगर हम बात करें मैप तो कुछ इस तरीके से जो है एमपी का आपको मैप देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप हो गया, और यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाता है, ये है हमारा धार। यहाँ पर आपको धार देखने को मिलेगा, यानी कि धार जिला देखने को मिल जाएगा। अब देखो याद रखो, यहाँ पर सबसे इधर अगर ये हम बात करें तो ये क्या है, ये हमारा झाबुआ, ये हमारा झाबुआ। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इधर जो साइड में है सबसे, तो ये हो जाएगा अलीराजपुर। क्या हो जाएगा, अलीराजपुर। धार के अगर नीचे के हिस्से की बात करोगे, नीचे इधर वाले हिस्से की, तो ये है यहाँ पे बड़वानी, ये हो जाता है यहाँ पर इधर बड़वानी। इधर चले जाओगे ये वाला पोर्शन, यानी कि ये वाला पोर्शन, तो ये वाला जो पोर्शन हो जाता है ये रतलाम हो जाता है। ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, रतलाम हो जाता है। इस साइड यहाँ पे चले जाओगे तो ये वाला पोर्शन हो जाता है उज्जैन। ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाता है भैया, ये वाला पोर्शन हो जाता है यहाँ पर उज्जैन, और इधर यहाँ पर आ जाता है हमारा इंदौर। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जिले लगे हुए। तो देखो कौन कौन सा, देखो हमने देखा बड़वानी, हाँ भैया यहाँ पर नीचे से टच कर रहा है तो ये तो नहीं होगा। रतलाम की बात करें तो रतलाम मैंने कहा बताया आपको, रतलाम ये है, तो यहाँ पर ये रतलाम भी टच कर रहा है, झाबुआ भी टच कर रहा है। मंदसौर तो कहीं मैंने बताया नहीं। अब मंदसौर कहाँ पर है, तो मंदसौर जो है ये जो रतलाम है, रतलाम के ऊपर आपको मंदसौर देखने को मिल जाएगा। तो मंदसौर एकदम सही आंसर हो जाएगा कि धार जिले से मंदसौर नहीं लगता, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मंदसौर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो आंसर जो देखने को मिल रहा है वो यह देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश का धार जिला प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसकी सीमा को बड़वानी, रतलाम, झाबुआ, इंदौर आदि जिले जो है सीमाएं छूती है, किंतु यह मंदसौर जिले की सीमा को नहीं छूता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊपर की तरफ है, तो मंदसौर जिला जो है टच में नहीं आता है। तो देखिए जैसे ही आपने अगर मध्य प्रदेश का मैप याद कर लिया दिमाग में, अगर आपके मध्य प्रदेश का मैप है, अब देखिए पूरे 52 जिले जो हैं आप याद नहीं रख सकते कि किसकी लोकेशन कहाँ है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके आप पूरी लोकेशन याद कर सकते हो, इजिली हो जाएगा। इसलिए मैप पे फोकस करें आप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि किस नगर को प्रदेश का 49वां जिला बनाया गया था। ठीक है, कौन सा 49 नंबर का जिला किसको बनाया गया था। तो यहाँ पर अगर हम 49 नंबर के जिले की बात करें तो ऑप्शन है हमारे पास सिंगरौली, ऑप्शन बी है यहाँ पर सुहागपुर, ऑप्शन सी है यहाँ पर अलीराजपुर, और ऑप्शन डी है गरोठ। तो गरोठ तो ऐसा कोई जिला है नहीं, है ना, तो ये तो पहले ही हट गया। अब आपको पता होगा कि सिंगरौली और अलीराजपुर ये जो है दो जिले जो हैं जो नए बने हुए हैं। उसके बाद जो है और भी जिले आए हैं हमारे पास नए, लेकिन मेनली अगर इस ऑप्शन में देखोगे तो सिंगरौली और अलीराजपुर लेटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो एक था यहां पर हमारे पास सीधी, दूसरा था हमारे पास झाबुआ,
ठीक है। सीधी से अलग होके बन गया भैया यहाँ पर क्या, सिंगरौली। सीधी से अलग होकर बन गया सिंगरौली, और झाबुआ से अलग होकर बन गया, कौन सा बन गया भैया, अलीराजपुर। कब बने, तो 2008 में बने। इन्हीं दोनों में से एक आंसर है, या तो सिंगरौली आंसर होगा या तो अलीराजपुर होगा। दो में से कोई एक ही यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिलेगा, ये दोनों तो है नहीं, अलग ही आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर जो हो जाने वाला है, आंसर सी हो जाने वाला है, अलीराजपुर। अलीराजपुर जो है, जो कि किससे अलग हुआ है भैया, झाबुआ से अलग हुआ है, और ये 49 नंबर का है। इसी में 50वां जिला पूछेगा तो 50वां जिला आपको लगा देना है सिंगरौली। क्या लगा देना है भैया, सिंगरौली 50वां जिला लगा देना है। तो 49वां अगर आपसे कोई पूछे तो अलीराजपुर है, जो कि कब, 2008 में। अब 2008 में बना है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और क्या हुआ था, झाबुआ में एक भावरा जगह थी, ठीक है, झाबुआ में भावरा जगह थी, और भावरा जगह जो है फिर जब अलग हुआ तो अलीराजपुर में पहुंच गया, जिसका नाम क्या कर दिया गया है, आजाद नगर। चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया। क्यों, क्योंकि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद थे, उनका जन्म वहां पर हुआ था, और फिर इलाहाबाद में उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, एक ही गोली बची थी उनके पास। इस तरीके से कहानी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या है, अलीराजपुर 49वां जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अलीराजपुर जिला किस तिथि को अस्तित्व में आया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2008 में आया। लेकिन ऑप्शन देखो कैसे क्वेश्चन पेपर टफ किए जाते हैं। 5 मई 2008, 9 मई 2008, 17 मई 2008, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसी क्वेश्चन को इजी कैसे बनाया जा सकता था। सपोज मान लो कि ये कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2021 का अगर ये पेपर होता, कांस्टेबल का अगर ये पेपर होता, तो ऑप्शन ए क्या देता, कब बना, तो 2008, 2009, 2010, 2013, इस तरीके से। तो आप सीधे बोलते 2008 सही आंसर है, आपने लगा दिया। अब हम आ गए सपोज एसआई में, एमपी एसआई में आ गए कि एमपी एसआई का पेपर होगा, तो कैसे क्वेश्चन यहां पर दे दिए जाएंगे। फिर आ जाता है एमपी पीएससी। तो ये जो लेवल आपको देखने को मिल रहा है, ये एमपीपीएससी का लेवल है। कौन सा लेवल है, एमपीपीएससी। क्योंकि बिल्कुल कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट पता होगा तभी आप जो है यहाँ पर लगा पाओगे। तो इस तरीके से जो पेपर का लेवल बनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है 17 मई। क्या है, 17 मई 2008। 17 मई 2008 को यहाँ पर अलीराजपुर जिला अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है आंसर। तो आंसर जो हमको देखने को मिल रहा है सी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 मई 2008 को अलीराजपुर को पूर्ण रूप से जिला बनाने या बनाए जाने की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए इसका उद्घाटन किया, और इस प्रकार अलीराजपुर मध्य प्रदेश का 49वां जिला बन गया। कौन सा नंबर का जिला बन गया भैया, 49 नंबर का जिला आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर अलीराजपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आगे जो है हमारे पास कि अलीराजपुर को किस जिले से पृथक करके नया जिला बनाया गया। अब देखो मैंने पहले ये बता दिया कि भैया अलीराजपुर तो बना कब, तो 2008 में बना, 17 मई में बना। किस जिले से अलग हुआ था, तो झाबुआ जिले से अलग हुआ था। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, धार है, झाबुआ है, रतलाम है, मंडला है। तो ये तीनों नहीं होंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झाबुआ जिला। तो देखते हैं क्या है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के 49वें जिले के रूप में अस्तित्व में आने से पूर्व अलीराजपुर झाबुआ जिले के अंतर्गत एक तहसील हुआ करता था। क्या हुआ करता था भैया, एक तहसील हुआ करता था, जो कि अब पृथक एक जिला है। तो यानी कि पहले क्या था भैया, तहसील था, फिर क्या हुआ कि इसको जिला बना दिया गया, और बहुत सारी चीजें झाबुआ से अलग होकर आपको अलीराजपुर में देखने को मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि नवगठित अलीराजपुर जो है हमारा, अलीराजपुर जिला जो बना, उसमें कितनी तहसीलें हैं। ऑप्शन है 2, 4, 3 या फिर 5। तो आंसर की बात करें तो इसमें आपको 3 तहसील देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सी तहसील देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर, तो अलीराजपुर, भावरा, इसी की मैं बात कर रहा था यहाँ पर। अगर हम बात करें भावरा की ही बात कर रहा था, जिसका जो है नाम परिवर्तित हो गया, चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है, और उसके बाद आपको जोबट देखने को मिलेगा। तो ये 3 जो है तहसील हो जाएंगी, अलीराजपुर, भावरा और जोबट। 3 तहसील यहाँ पर है किसमें, अलीराजपुर जिले में, जो कि 2008 यानी कि 17 मई 2008 को अस्तित्व में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि नवनिर्मित अलीराजपुर जिले का क्षेत्रफल
कितना है। तो देखिए भैया क्षेत्रफल यहाँ से पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, और हम हर जिले का क्षेत्रफल याद कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल सीधे सीधे ये वाला क्षेत्रफल है, आप याद कर लो 26, 89, 58, इस तरीके से नंबर ही आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। जैसा कि अगर हम बात करते हैं एमपी का क्षेत्रफल कितना है, तो मैंने आपको बताया हुआ 30, 82, 52 आपको यहाँ पर याद रखना है। 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो इस तरीके से ये तो याद रखो, ये वेरी आईएमपी है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि एमपी का क्षेत्रफल कितना है। तो 30, 82, 52, बिल्कुल एक नंबर याद कर लो, 30, 82, 52, 30, 82, 52, 5-6 बार आप बोलोगे तो अपने आप जो है याद हो जाएगा 30, 82, 52 जो कि एमपी का क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वर्ष 2008 में प्रदेश का 50वां जिला सिंगरौली को किस जिले से पृथक करके बनाया गया। तो सीधे सीधे इसमें देखो 3 क्वेश्चन बता दिए गए। सबसे पहले 50वां जिला कौन सा है, तो सिंगरौली। क्वेश्चन ये बन जाएगा कि 50वां जिला कौन सा है, आगे मैंने लिया हुआ है तो यहीं पे बता रहा हूँ कि 50वां जिला कौन सा है, सिंगरौली हो गया। क्वेश्चन एक तो पूछा ही गया कि किससे अलग होके बना है, चलो ठीक है, कब बना, तो 2008 में बना। तो देखो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सीधी है सीधी से जो है यहाँ पर सिंगरौली बना। इसको कैसे याद रख सकते हो, सींग से याद रखो। सींग कैसा होता है, सींग कुछ इस तरीके से उठता है, और सींग कभी सीधी नहीं होती, तो सीधी से अलग हो गई। पहले सीधी थी, सीधी से अलग हो गई। क्या हो गई, सीधी से अलग हो गई कि भैया हम सीधे तो रह नहीं सकते, हम हमेशा टेढ़े ही रहेंगे, हम जब भी आएंगे तो टेढ़े ही आएंगे। तो टेढ़े आएंगे तो सीधे ने कहा एक काम करो निकल लो तुम यहाँ से, तो सींग निकल गया सीधी में से, तो सिंगरौली। इस तरीके से याद कर सकते हो यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सीधी। तो 50वां जिला जो है सिंगरौली प्रारंभ में सीधी जिले में एक तहसील था और फिर जो है वहां से अलग हो गया और अब एक खुद का जिला ही बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो सिंगरौली जिला किस तिथि को पूर्ण रूप से स्थापित हुआ, फिर वही बात आ गई। तो देखो 2008, 2008, 2008, 2008 सब में है। आंसर क्या हो जाएगा, तो लॉजिक लगा लो, बहुत ही सिंपल सी चीज है। यहाँ पर आंसर जो क्या होगा, इसका आंसर है 24 मई 2008 को। तो सिंगरौली जिला जो है प्रदेश का 50वां जिला है जो कि 24 मई 2008 को पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया। देखो 17 मई 2008 को यहाँ पर अलीराजपुर आया। वैसे देखो लॉजिकली देखा जाए तो 17 मई को अलीराजपुर आ गया और वो दोनों अलग हो गए तो एक जिला तो अलग अलग बन गया। लेकिन क्या होता है कि उद्घाटन की भाई सीएम आ गए, कोई आ गया, तो भाई 17 मई को तो शिवराज सिंह चौहान चले गए अलीराजपुर कि चल भाई अलीराजपुर को कर देते हैं यहाँ पर। लेकिन फिर उन्होंने कहा एक काम करो, 5-6 दिन लग के आराम किया, फिर उन्होंने कहा कि चल भाई चलते हैं 7 दिन बाद, एक हफ्ते बाद 24 मई 2008 को चलो भाई अपन सिंगरौली का भी कर लेते हैं, जल्दी निपटा लेते हैं। तो सिंगरौली का भी इन्होंने कर लिया। तो 7 दिन के गैप में किया, 17 मई को किया, ठीक है, और फिर कब किया, 24 मई को। तो इस तरीके से जो यहाँ पर किया तो चीजें बहुत ही आसान हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखने को मिल रहा है हमारे पास क्या, कि जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा करी थी। किसकी, भैया भारत का, यानी कि इंडिया का सिंगापुर, ठीक है, इंडिया का सिंगापुर किसको बनाने की घोषणा करी गई थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिंगापुर बनाने की जो घोषणा करी गई थी, फिर हमारे पास है ऑप्शन ए अलीराजपुर, ऑप्शन बी सिंगरौली, ऑप्शन सी सीधी और ऑप्शन डी आपको बैतूल देखने को मिल जाएगा। तो किसको करी थी, तो भैया सिंगरौली को बोला गया था कि सिंगापुर हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ऑप्शन जो है पी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के यहाँ पर अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने 24 मई 2008 को, देखो 24 मई को उद्घाटन किया, उसी दिन बोल दिया कि 50वां जिला जो है सिंगरौली बना। और उस स्थापना समारोह में सिंगरौली जिले को क्या बोला कि हम भारत का सिंगापुर यहाँ पर बनाएंगे। एक तो इसको एक चीज और दर्जा दिया गया है, ऊर्जा राजधानी, कोयला ज्यादा मिलता है यहाँ पर, तो ऊर्जा राजधानी भी इसको बताया गया है। तो जिस कारण से बोला गया है इसको हम क्या बनाएंगे, भारत का सिंगापुर बनाएंगे। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये एक आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है।
बहुत ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखो नवनिर्मित सिंगरौली जिले में कितनी तहसीलें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो नवनिर्मित है 24 मई कब बना भैया, 24 मई 2008 को बना। तो नवनिर्मित इसमें कितने हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो सही आंसर हो जाएगा 3। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। प्रदेश का 50वां जिला जो है सिंगरौली है, जिसमें जो है 3 तहसीलें हैं, देवसर, चिंतरंगी और सिंगरौली। ये तीनों 1, 2 और 3, ये 3 तहसील है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है कि सिंगरौली में कितनी तहसीलें हैं, वैसे क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर। जैसे कि देखो हमारे में कितने हैं, 10 संभाग है, 10 संभाग है। अब जबलपुर संभाग है, जैसे जबलपुर संभाग है तो उसमें पूछ लिया जाएगा जबलपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, इंदौर संभाग में कितने जिले आते हैं। या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि शहडोल जो लेटेस्ट वाला 10वां संभाग बना था या कौन सा, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो तहसील पे भी आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किस शहर में किस जिले में कितने तहसील हैं। तो सिंगरौली में अगर बात करें जाएगा तो 3 तहसील आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अगला जो प्रश्न देखने को मिल रहा है यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि कितनी तहसीलें हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि नवनिर्मित जो है 3 तहसीलें आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से, किस दृष्टि से भैया, भूवैज्ञानिक दृष्टि से निम्न में से किसका भाग है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका भाग है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर गोंडवाना लैंड, ऑप्शन बी है यहाँ पर विंध्यन, ऑप्शन सी है दक्कन ट्रैप, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से जो हमारा मध्य प्रदेश है वो किसका भाग है, तो वो है यहाँ पर गोंडवाना लैंड का। किसका भाग है भैया, गोंडवाना लैंड का। तो मध्य प्रदेश का अगर हम बात करते हैं तो उसकी दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का जो है भाग देखने को मिलेगा, जो कि हमने कहां पर देखा था, सतपुड़ा श्रेणी में जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा, जो कि हमने पढ़ा था नर्मदा सोन घाटी के नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ और चीजों के साथ देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि डॉक्टर एच डी, कौन, डॉक्टर एच डी सांकालिया ने मध्य प्रदेश के किन स्थानों से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी। तो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो खुदाई हुई थी तो उसमें बहुत सारी चीजें मिली थी। तो उसी से रिलेटेड जो चीजें हैं, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, वो हमारे मध्य प्रदेश में कहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी, तो वो तो आपको याद रखना है दयाराम साहनी ने। किसने करी थी, दयाराम साहनी ने करी थी। ये याद रखना आप, नाम की सिंधु घाटी सभ्यता जब भी नाम आएगा तो दयाराम साहनी का नाम आएगा, क्योंकि उन्होंने जो है इसको यहाँ पर खोजा था। तो अब लेकिन पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या है। तो ऑप्शन है हमारे पास नागदा कायथा या फिर महेश्वर नाबदा टोली, एरण भरहूत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर देखने को मिल जाएगा ऑप्शन बी, महेश्वर नाबदा टोली। तो देखो इसमें क्या है कि इन्होंने क्या किया था, नाबदा टोली, महेश्वर तथा नाबदा टोली में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी थी। तो याद रखना नाबदा टोली। अभी देखो आपको ये जोड़ी में दे दिया कि महेश्वर भी है, कभी कभी सीधे नाबदा टोली देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कौन है। तो नाबदा टोली आपको लगाना होगा और महेश्वर, दोनों जो है यहाँ पर नाम याद रखो। ऑप्शन में कैसा दे दिया जा सकता है, ऑप्शन ए महेश्वर, ऑप्शन बी नाबदा टोली, ऑप्शन सी एरण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन डी ए और बी बोथ। तो आपको लगाना पड़ेगा ए और बी बोथ। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एमपी में सिंधु घाटी सभ्यता की जब भी बात आएगी तो महेश्वर और नाबदा टोली आप आंसर लगाओगे। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसकी खोज किसने करी, दयाराम साहनी जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश में धारवाड़, किसकी बात की जा रही भैया, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें, किसकी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें निम्न में से किस स्थान पर नहीं पाई जाती है। आपको याद रखना है किस स्थान पर नहीं पाई जाती पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर जबलपुर, ऑप्शन बी है बालाघाट, ऑप्शन सी है खंडवा और ऑप्शन डी है यहाँ पर रीवा। धारवाड़ चट्टानों की बात की जा रही है। तो ये आपको देखने को मिलेगा खंडवा में। तो खंडवा की बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आर्कियन समूह की धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रदेश के बालाघाट है ना, चिपली श्रेणी हो गया, जबलपुर सागर श्रेणी हो गया और रीवा जो है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो रीवा है उसमें क्या है, गोंडाइट, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जबकि दक्कन ट्रैप चट्टानें जो है खंडवा में है। तो खंडवा में कौन सी चट्टानें आपको देखने को मिल जाएगी, खंडवा में दक्कन ट्रैप देखने को मिलेगा। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको वहां पर नहीं देखने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्व पाषाण युगीन नहीं माना जाता है? देखो नहीं नहीं पढ़ पाते हम, क्या होता है फ्लो में कैसे पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्व पाषाण युग माना जाता है, नहीं गायब हो जाता है। ये आप मानो चाहे नहीं मानो ये होता है, सभी ने फील किया जिन्होंने एग्जाम दिया होगा। हमेशा ये गलती होती है, अगर नहीं वाले आपके 5 प्रश्न आते हैं तो आप उसमें से 2 प्रश्न गलत करके ही आओगे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हम नहीं पढ़ते ही नहीं है और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन क्या है, ग्वालियर, मंदसौर, सीधी और खंडवा। तो पूर्व पाषाण युगीन नहीं माना जाता है, तो वो किसको नहीं माना जाता है, ग्वालियर को। मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र को पूर्व पाषाण कालीन युग का नहीं माना जाता है, तो ग्वालियर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में कोड़प्पा, ठीक है, कोड़प्पा क्रम की चट्टानें किस स्थान पर यहाँ पर पाई जाती हैं? ऑप्शन है बिजावर, ऑप्शन सी है छतरपुर, ऑप्शन बी है पन्ना, या फिर ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है डी है, ये सभी जो है आपको कडप्पा क्रम की चट्टानें देखने को मिलेंगी। तो मध्य प्रदेश में जो है कडप्पा क्रम की चट्टानें बिजावर यानी कि ग्वालियर, पन्ना, छतरपुर तीनों स्थानों पर पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सभी। ऑप्शन नंबर डी सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। तो अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं कि किन राज्यों की सीमा अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को तो छूती थी किंतु या फिर लेकिन परंतु विभाजन के बाद नहीं छूती हैं। तो देखो फिर से देखो, मैं जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं बहुत ही यहाँ पर खुशी हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको मैप आ जाता है। फिर से मैं आपको मैप बनाऊंगा, फिर से मैं आपको बताऊंगा। आपको लग रहा होगा कि ये यार ये बंदा दिन भर मैप 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 क्यों चिल्लाता है। एक बार आप मैप देख लोगे ना, मैप को याद कर लोगे ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लॉजिक से, आपको ये नहीं भी पढ़ा होगा, आपने नहीं भी देखा होगा, तो मैप याद होगा तो इजिली ये क्वेश्चन आप लगा लो। कुछ लोग बोलेंगे टफ क्वेश्चन, लेकिन इजिली हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले एमपी का मैप बनाओ। सबसे पहले तो एमपी का हम मैप बनाएंगे। तो एमपी का हमने यहाँ पर जो है बेसिक सा रफ लेके एमपी का यहाँ पर मैप बनाया, ठीक है। कैसा भी बना लो, मैप दिमाग में होना चाहिए। अब हम यहाँ पर ड्राइंग तो कर नहीं रहे, एग्जाम उसका तो दे नहीं रहे हैं। हाँ मेंस वगैरह देंगे तो उसमें जो है बहुत अच्छे से मैप बनाते, तो उसकी प्रैक्टिस अलग करेंगे। ये अभी वाला एमपी है, इसमें साथ में जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ और जुड़ गया, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है। अब अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले छूती थी बाद में नहीं छूती है, ठीक है, बाद में नहीं छूटती है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया, तो इधर क्या है, यहाँ पर तो यूपी है, तो यूपी के बाद इधर जो है बिहार आता है ना। और अगर हम यहाँ पर मैप की बात करते हैं यहाँ पर, तो और क्या देखने को मिल रहा है हमको कि इधर इधर क्या है, यहाँ पर महाराष्ट्र आता है, इधर राजस्थान आता है। तो जो हिस्सा होना है आपका इतने में होना है। क्यों? क्योंकि हमारा हिस्सा कटा ये था। तो जो भी, इसको लॉजिक से समझो कि जो भी छत्तीसगढ़ है हमारा, छत्तीसगढ़ की जो सीमा होगी, छत्तीसगढ़ की जो भी सीमा होगी, क्योंकि विभाजन के पहले पूछ रहा है, तो छत्तीसगढ़ को जो भी टच कर रहा है यहाँ पर, वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को जो भी टच कर रहा है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ को कौन टच करता है। तो इस तरीके से लॉजिक को यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ को कौन टच कर रहा है। जो जो जिले, मतलब जो जो यहाँ पर राज्य छत्तीसगढ़ से सीमा बना रहे होंगे, तो वो देखो, तो किन राज्यों की सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को तो छूती थी, लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती हैं। विभाजन के बाद यहाँ पर नहीं छूती हैं। तो जैसे ही ये छत्तीसगढ़ विभाजित हुआ, तो यहाँ पर जो है, तो इधर वाले जो भी राज्य होंगे वो नहीं छुएंगे। तो इस तरीके से जो है चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं जैसे ही आप मैप को देखते हो। तो चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4, यानी कि 1 यानी कि आंध्र प्रदेश, 2 यानी कि यहाँ पर बिहार, और 4 यानी कि ओडिशा। तो बिहार इधर आपको देखने को मिल जाएगा, ओडिशा भी इधर देखने को मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश भी इधर देखने को मिल जाएगा। तो देखो मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले 3 राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार और ओडिशा ऐसे थे जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते थे, किंतु विभाजित होने के बाद इसको नहीं छूते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर मैप आपको याद है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश के विभाजन से निम्न में से प्रदेश में क्या महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर आए हैं। मध्य प्रदेश के विभाजन से निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में क्या बदलाव आए हैं, तो देखते हैं। देखिए विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश, जो अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यहाँ पर राज्य था क्षेत्रफल में, प्रदेश का नहीं, सॉरी ये देश है, टाइपिंग मिस्टेक है, देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य था। ऑप्शन बी बात करते हैं। विभाजन के पूर्व
प्रदेश जो है 12 संभागों में बटा हुआ था। तीसरा ऑप्शन है कि अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1127 किलोमीटर थी, या फिर सभी। तो देखो, अभी हम बात करते तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? राज्य राजस्थान है। राजस्थान है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, पहले वाले पॉइंट की हम चर्चा कर रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा एमपी। तो सोचो, विभाजन के बाद ये सेकंड पे आता है, तो जब इसमें छत्तीसगढ़ को भी अगर जोड़ दोगे तो ये राजस्थान से बड़ा हो जाएगा, तो फर्स्ट पे आ जाएगा, यानी कि ये वाला सही है, पहले नंबर 1 थे। दूसरा कि विभाजन से पहले, हाँ भैया 12 संभाग थे, अभी है 10 हमारे पास, तो ये भी सही हो गया। तीसरा, बनी सी बात है कि अगर छत्तीसगढ़ जुड़ा होगा तो पूरब से पश्चिम की लंबाई भी ज्यादा रही होगी, तो 1127 यहाँ पर लंबाई हो गई, तो ये भी सही है। यानी कि ये तीनों प्रश्न, मतलब जो ऑप्शन है आपके, तीनों सही है, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या बोला जा रहा है। तो देखते हैं कि डी जो है यहाँ पर, विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, जो विभाजन के बाद दूसरा बड़ा राज्य हो गया। और विभाजन से पूर्व 12 संभाग भी थे, और विभाजन के बाद 9 रह गए, विभाजन के बाद 9 रह गए, और वर्तमान में यहाँ पर 10 हैं। साथ ही अविभाजित मध्य प्रदेश की लंबाई 1127 किलोमीटर थी, उससे घटकर विभाजन के बाद 870 यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो पूर्व से पश्चिम में जाओगे, पूरब से पश्चिम में तो 870 है, और उत्तर से दक्षिण में जाते हैं तो उत्तर से दक्षिण में आपको कितना देखने को मिलेगा? तो उत्तर से दक्षिण में आपको कम देखने को मिलेगा। और कम कितना? तो कम की अगर हम बात करते हैं तो आपको वो देखने को मिलेगा 605। तो इसको किस तरीके से बना, देखो मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप बनाओगे तो इधर से इधर तो कितना हो गया? 870 हो गया। ऊपर से नीचे जाओगे तो 605 606 आपको देखने को मिल जाएगा। पहले कितना था इधर से इधर? तो 1127 आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश को सबसे अधिक क्षति किस दृष्टि से हुई है? यानी कि जो छत्तीसगढ़ अलग हुआ, सीजी अलग हुआ, कब हुआ? तो 2000 में अलग हुआ, 16 जिले लेकर अलग हुआ। कितने जिले लेकर हुआ भैया? 16 जिले लेकर हुआ। तो किस दृष्टि से? शैक्षणिक दृष्टि से हुआ क्या? ऐसा कोई सेंस नहीं बनता कि भाई अगर किसी का विभाजन हो जाता है तो शिक्षा में फर्क नहीं पड़ेगा, शिक्षा तो वैसे ही रहेगी। भौगोलिक दृष्टि से फर्क पड़ा क्या? तो देखो, बड़ा भौगोलिक दृष्टि से कि जो है क्षेत्रफल के, अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हम सबसे बड़े थे और यहाँ पर कम हो गए। लेकिन पूछा क्या जा रहा है? सबसे अधिक क्षति। फिर उसके बाद सामाजिक दृष्टि से ऐसा कुछ वो नहीं है, सामाजिक दृष्टि से डी ऑप्शन है आर्थिक दृष्टि से, यानी कि पैसे की बात की जा रही। सबसे बड़ा जो लॉस होता है पैसे का ही होता है। क्यों? बहुत सारे जो है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कॉमर्शियल एरिया वहां पे चले गए, वहां पर औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा चले गए, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं जिससे जो है हमको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, यानी कि पैसे की दिक्कत हुई। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो 2000 में जो विभाजन हुआ उसमें क्या हुआ? छत्तीसगढ़ नामक राज्य बन गया, और विभाजन के बाद जो है सभी क्षेत्र, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जाति, आर्थिक क्षेत्र में क्षति पहुंची। किंतु इनमें से सबसे अधिक क्षति जो है आर्थिक रूप से कही जाती है, मतलब पैसे की बात है। देखो कितना भी कुछ हो जाए, पैसा अगर, देखो क्या होगा, मान लो सपोज आप बाइक से जा रहे हो, समझना लॉजिक को, ठीक है? कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं ये गलत लॉजिक है, लेकिन आप समझना, बाइक से आप जा रहे हो, ठीक है? आप गिर गए कहीं पर, ठीक है? आप गिर गए, आपको थोड़ी सी चोट लग गई, हाथ छिल गया है ना, थोड़ा सा हो गया, लेकिन क्या हुआ? आप आईफोन लिए हुए थे, आप क्या लिए हुए थे? आईफोन। लेकिन आईफोन टूट गया भैया, आईफोन टूट गया। तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई जान बच गई, वही बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि आप गिरे, ठीक है? आपका मोबाइल टूट गया, जो कि आपने आईफोन 12 लिया हुआ था, और वो हो गया यहाँ पर कितना भाई? जो भी था आपका 80-85 हजार या 1 लाख, जो भी आपने लिया हुआ था, 1 लाख का नुकसान हो गया। तो इस चीज में अगर देखा जाएगा रियलिटी में, तो क्या हुआ भाई? आर्थिक लॉस सबसे ज्यादा हुआ ना, पैसे की बात हुई यहाँ पर, पैसे की ही बात हुई। तो इसी तरीके से कहीं भी कुछ भी होता है तो पैसे से ही हर चीज को आंका जाता है, हर चीज से पैसे को ही आंका जाता है। जो एक कहावत बनी है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसा ही है सब कुछ आज के जमाने में, इसलिए पढ़ाई लिखाई करो, आइए आईपीएस बनो, जो अच्छी बात है। तो पढ़ाई लिखाई कीजिए भैया, आइए आईपीएस बनो, जैसा कि हमारे मिर्जापुर का डायलॉग है, पढ़ाई लिखाई करो आइए आईपीएस बनो। तो जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो,
उसका यहाँ पर ध्यान रखो और पढ़ाई करो। और अगर चाहे वो, देखिए कोई भी जॉब छोटी नहीं होती, कोई भी जॉब बड़ी नहीं होती, सब हमारी मानसिकता है कि हम क्या चाहते हैं, हमारा जीवन का गुजर बसर होना चाहिए एक अच्छे से, तो यहाँ पर जीवन चलता है। तो पैसा ही सब कुछ है ऐसा बताया गया है। मतलब एक तरीके से देखा जाए, देखिए लॉजिकली सोचोगे तो पैसा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया ये आप गलत वाक्य बोल रहे हो, तो उस पर मैं ज्यादा वीडियो को नहीं खींचना चाहता हूँ, क्योंकि लेकिन जो मेरा मानना है कि अगर आपके पास पैसा है तो ही आपकी जो है बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो जाएगी। कोई भी फेमस भी हो रहा है तो उसको पैसा ही मिलता है, पैसा मिलता है तो वो अपने आप बड़ा बनता जाता है। बाकी आपकी विचारधारा अच्छी होनी चाहिए, इसको मैं बहुत मानता हूँ। ठीक है, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन आर्थिक रूप से जीवन यापन करने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। तो ज्ञान के साथ पैसा भी होना चाहिए, तो ज्ञान होगा तो ऑटोमेटिक पैसा कमा लोगे। तो ये एक सार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है। उत्तर पूर्वी, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, और बी है छत्तीसगढ़, सी है बिहार, और डी है यहाँ पर महाराष्ट्र। तो देखते हैं यहाँ पर ये वाला क्या कहलाता है, ये कहलाता है उत्तर पूर्व। इधर जाओगे तो इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। ठीक है, इधर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, दक्षिण पश्चिम। इधर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। तो देखो ये क्यों, क्योंकि ये हो जाता है यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हमसे ये वाला पूछा गया है इधर, तो इधर कौन है। अगर मध्य प्रदेश की बात करो, फिर से हम मैप बनाएंगे। यहाँ पर मैप बनाना मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होना चाहिए। हम मैप फिर से बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से मैप है। अब गलत बनाओ चाहे सही बनाओ, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा मैप बनाने लगेंगे। तो इसको ये एमपी। अब देखो यहां से इधर कौन सा जिला आता है, ये यूपी से टच होता है। इधर कौन सा जिला आता है, छत्तीसगढ़ से टच होता है। इधर कौन सा जिला आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। इधर कौन सा आ जाएगा, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों आ जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपने फाइंड कर लिया मैप से कि भैया यूपी होगा। यूपी जाओगे, छत्तीसगढ़ अगर पूछा जाता तो छत्तीसगढ़ क्या हो जाता है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ इधर है, यानी कि ये दक्षिण पश्चिम हो जाता है ना, साउथ ईस्ट हो जाता, सॉरी दक्षिण पूर्व हो जाता, साउथ ईस्ट हो जाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर उत्तर में क्या दिया गया है, ऑप्शन बी। ये गलत है, ऑप्शन बी नहीं है इसका आंसर। ऑप्शन बी के लिए हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा दक्षिण, दक्षिण पूर्व। ये एक टाइपिंग एरर है, आप बोल सकते हो। तो 2000 में जो है विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला उत्तर पूर्वी राज्य छत्तीसगढ़ नहीं है, उत्तर पूर्वी राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, यूपी है। दक्षिण पूर्वी राज्य अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो यहाँ पर सीजी देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश को निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है। जो हमारा एमपी है, संपूर्ण मध्य प्रदेश है, उसको किसका पठार माना जाता है, पूर्व का पठार, उत्तर का पठार, पश्चिम का पठार, या फिर दक्षिण का पठार। तो इसको माना जाता है यहाँ पर दक्षिण का पठार। संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य जो है दक्षिण के पठार का भाग है, और इसके उत्तर में जलोढ़ के मैदान तथा पश्चिम में अरावली की पर्वत श्रेणियां हैं, और पूर्व में बघेलखंड का पठार तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर, भू संरचना की दृष्टि से चंबल और सोन अक्ष के उत्तर के भाग को मतलब किस नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो सोन और चंबल के अक्ष की बात की जा रही है, तो देखो ऑप्शन है हमारे पास की मध्य उच्च प्रदेश, ऑप्शन बी है कैमूर की श्रेणियां, ऑप्शन सी है सतपुड़ा की श्रेणी, ऑप्शन डी है यहाँ पर मैकाल पर्वत श्रेणी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मध्य उच्च प्रदेश। तो भू संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को स्पष्ट जो है भागों में विभाजित किया गया है, और इसी आधार पर चंबल सोन के अक्ष को उत्तर के भाग को जो है मध्य उच्च प्रदेश का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया भैया, मध्य उच्च प्रदेश का नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर। तो अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि राज्य पुनर्गठन, ठीक है, राज्य पुनर्गठन से पहले मध्य प्रदेश किन किन नामों से विख्यात था। ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन। देखो राज्य पुनर्गठन यानी कि 1 नवंबर 1956 की बात की जा रही है, उससे पहले, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग की अगर हम बात करें तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, तो इनके पहले की बात की जा रही है। तो क्या बोलते थे, ब्रिटिश शासन काल में सेंट्रल जो है प्रोविंसेस और बरार बोलते थे, क्या एकदम सही बोलते थे, ये भी है। सेंट्रल इंडिया भी बोला जाता था।
पश्चिम की रियासतों का मध्य भारत भी बोला जाता था। तो ये तीनों ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर डी अगर हम बात करें, सन 1956 में राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल बोला जाता था, बरार नामक प्रांत बोला जाता था, बघेलखंड व छत्तीसगढ़ जैसी अन्य छोटी छोटी रियासतें सेंट्रल इंडिया बोली जाती थी। पश्चिमी रियासत की बात करते हैं तो मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? डी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जो चीजें हमने यहाँ पर ली हैं, जो पढ़ी हैं, मैंने आपको मैप रीडिंग बताई है और हर पार्ट में बताता रहूंगा मैप रीडिंग। तो ज्यादा से ज्यादा जो है मैप रीडिंग पे ध्यान दीजिए, ताकि जो है मतलब मैप रीडिंग करने लगोगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पर भौगोलिक स्थिति पता हो जाएगी। तो भौगोलिक स्थिति पता हो जाएगी तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है एग्जाम में अगर देखोगे तो आपसे बन जाएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो और ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर करो ताकि सभी को पता चल सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो और नीचे आप जाओगे तो आपको लिंक मिलेगी ऐप की, ऐप को डाउनलोड करो और वहां पर जाकर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एमपीपीएससी का टेस्ट वगैरह दे सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।